हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशन चैनल पर। तो इस चैनल पर क्लास 10, क्लास 12 और क्लास सभी एजुकेशन संबंधित इस पर वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, जिसका नाम है, चैप्टर का जो नाम है अम्ल अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण चैप्टर का ये नाम है। इसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। एसिड बेस मतलब भस्म होता है, और ये लवण का होता है साल्ट, SALT, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट। हमारा चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण, चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री, क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि अम्ल क्या है, उसके बाद देखेंगे भस्म क्या है, उसके बाद देखेंगे कि लवण क्या है। तो अम्ल को पूरा तरह से पढ़ना है। अम्ल जो है, अम्ल जो है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि अम्ल क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका कैसे पढ़ा जाता है, इसको पूरा डिटेल में करेंगे। उसके बाद भस्म, उसके बाद लवण, उसके बाद आपका चैप्टर होगा समाप्त। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है। देखिए, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे आप नींबू बोल सकते हैं, संतरा बोल सकते हैं, बहुत सारा है जो खट्टा शुद्ध होता है, नींबू, संतरा, और बहुत सारा प्रकार जो कच्चा आम हो गया, वो अम्ल कहेगा। अम्ल उसी को बोलेंगे जो स्वाद में खट्टा हो, उसे अम्ल कहते हैं। और जो स्वाद में कड़वा हो, उसे हम भस्म बोलते हैं। जैसे कड़वा में क्या आ जाएगा? नीम का दतून आएगा, जैसे चूना का पानी हो सकता है, आपका फिटकिरी हो सकता है, ये सब कड़वा लगता है, जिसे हम भस्म बोलते हैं। तो चलिए इसको शुरू से देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अम्ल को देखेंगे परिभाषा कि अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जो नीला लिटमस पत्र है, पेपर को पत्र भी बोल सकते हैं, जो नीला लिटमस पत्र है, नीला उसको लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पर नीला लिटमस पत्र क्या है? नीला लिटमस पत्र जो है, नीला एक पेपर होता है। लिटमस पत्र यानी पेपर एक होता है जो नीला होता है। नीला पेपर आप लोग देखे होंगे, बचपन में कार्बन एक आता था चित्र बनाने के लिए, उसे छापा जाता था फिगर, तो वही नीला लिटमस पत्र। अगर उस पर एसिड यानी कि इस पर नींबू का रस गाड़ेंगे, इस पर नींबू के रस, मान लीजिए ये मेरा नीला लिटमस पत्र है, इस पर हम नींबू के रस गाड़े, खट्टा कोई भी चीज़, जैसे संतरा हो गया, कच्चा आम हो गया, कोई भी रस गाड़े, तो नीला से लाल हो जाएगा। नीला से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि वह कौन सा पदार्थ है जो नीले को लाल कर देता है। तो इसको एक यहाँ पर ट्रिक होता है जो आपको याद रखना है। ट्रिक क्या ट्रिक होता है? ट्रिक होता है अनीला। ट्रिक क्या होता है? अनीला। अ से होता है अम्ल, अम्ल जो है अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो देखेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा नीले पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है, अम्ल का कहाँ उत्पत्ति कैसे हुआ? तो अम्ल का उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसिडस से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि अम्ल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? लैटिन शब्द से हुआ है, एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। जैसे उदाहरण, जैसे सिरके, सिरका यानी अचार होता है, ध्यान देना है, सिरका यानी कि अचार होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। सिरका यानी अचार होता है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल में नींबू, संतरा, इमली ये सब आता है। सिट्रिक अम्ल में जो खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो आगे देखेंगे क्या होता है। आगे चल देखिए आगे कि अम्ल के यहाँ पर प्रकार बताया गया है कि अम्ल कितने प्रकार का होता है। ध्यान देना है कि अगर कोई भी आपसे अम्ल पूछे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो बताना कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा, कच्चा आम, ये सब आप बता सकते हैं, सिरका बता सकते हैं। तो अम्ल के प्रकार पढ़ेंगे। तो अम्ल टाइप्स ऑफ एसिड। तो अम्ल के यहाँ पर प्रकार देखेंगे। देखिए, अम्ल दो प्रकार का होता है। एक अम्ल होता है जो बहुत मजबूत अम्ल होता है, एक अम्ल ऐसा होता है जो बहुत दुर्बल होता है, यानी कमजोर होता है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह वियोजित हो जाता है, तो वह अम्ल जो पानी में पूरा तरह से मिक्स हो जाए, पता ना चले कि मिक्स हुआ या नहीं हुआ है। यानी जैसे
मान लीजिए कि नमक को अगर पानी में घोलते हैं, नमक जो है आपका यहाँ पर देखिए, नमक जो है, नमक को अगर पानी में घोल दिया जाए तो पता ही नहीं चलता इसमें नमक है या नहीं, पानी में छिप जाता है। उसी तरह बताना है यहाँ पे कि वैसा अम्ल बताना है। अम्ल में तो मतलब क्या है, जो खट्टा होता है, वैसा अम्ल बताना है जो पानी में पूरी तरह वियोजित हो जाए, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट में इसका परिभाषा बता सकते हैं, वही अम्ल जो पानी में पूरी तरह घुल जाए उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण आप लोगों को याद रखना है, HCl, H2SO4 और HNO3। यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं जो आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर आपको बताते हैं, सादा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर बताते हैं। देखिए अम्ल का पहचान कैसे करिएगा। मान लीजिए आपको, मान लीजिए दिया है कि यहाँ पर दे दिया कि इमली दे दिया, आपका नींबू दे दिया, संतरा दे दिया, सिरका दे दिया, तो आप लोग तो पहचान जाएंगे कि ये अम्ल है। लेकिन सूत्र में दे दिया जाए तो कैसे पहचानिएगा। जैसे यहाँ पर HCl दिया था उदाहरण में, तो ध्यान दीजिए अम्ल का जो पहचान होता है, अम्ल का जो पहचान होता है, अगर पहचान करना है अम्ल का तो शुरू में H होना चाहिए। शुरू में क्या होना चाहिए, H। शुरू में क्या होना चाहिए, अगर शुरू में H है तो उसे हम अम्ल कहेंगे। जैसे में आप पूछ सकते हैं कि जैसे में क्या, तो जैसे में देखिए यहाँ पे जैसे में क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं कि अम्ल का पहचान क्या है कि शुरू में H हो। शुरू में क्या हो, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H2S। तो शुरू में अगर H हो, शुरू में क्या हो, H हो, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। अगर शुरू में H हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल। सीधा सा पहचान का तरीका है, अगर शुरू में H दिखा, चाहे H हो, H2 हो, H3 हो, लेकिन हमको केवल H से मतलब है, उसमें 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, क्या लगा है, उससे हम कोई मतलब नहीं, केवल शुरू में H होना चाहिए, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। तो अम्ल का ये पहचान है कि अगर शुरू में H हो तो उसे अम्ल कहते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि HCl निम्न में क्या है, HCl निम्न में क्या है, तब बताएंगे कि अम्ल है, शुरू में H है तो अम्ल बताएंगे। लेकिन कि अगर भस्म का पहचान करना हो, यहाँ पर देखिए, अगर भस्म का पहचान करना हो, आपको बताए थे यहाँ पर पहचान, अगर भस्म का पहचान करना, 1 मिनट, भस्म, यहाँ पर आपका भस्म का अगर पहचान करना हो, पहचान, अगर यहाँ पर भस्म का पहचान करना तो आप कैसे करेंगे। तो अगर भस्म का पहचान करना है तो ध्यान दें कि अगर शुरू में H है तो उसे तो अम्ल कहेंगे, लेकिन अगर लास्ट में, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर लास्ट में अगर OH हो तो उसे हम भस्म कहते हैं। पहचान है, परिभाषा नहीं दे रहे हैं, केवल पहचानने का यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर अगर आ जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कॉपी में अपना नोट कर लीजिए कि भस्म का पहचान डैश देकर पहचान में लिख लिया कि अगर लास्ट में OH हो तो उसे हम भस्म के पहचान बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि NaOH निम्न में क्या है, ऑप्शन में होगा अम्ल है, भस्म है, लवण है, कोई नहीं। तो देखिए लास्ट में अगर OH हो, लास्ट में क्या हो, OH, तो उसे हम भस्म कहते हैं। जैसे OH हो गया, जैसे आपका KOH हो गया, बहुत सारा होगा जो लास्ट में आपको H देखने को मिलेगा। तो अगर लास्ट में OH है, ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर लास्ट में आपका OH मिला तो उसे भस्म कहते हैं। जैसे NaOH मिला तो भस्म होगा, KOH मिला भस्म होगा। तो इस तरह से जो भी मिलेगा लास्ट में OH रहेगा तो उसे भस्म कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर शुरू में H रहे तो अम्ल, लास्ट में OH रहेगा तो भस्म, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं रहेगा, ना H रहेगा ना OH रहेगा, तो लवण का पहचान होगा। यानी कि लवण का पहचान देखिए यहाँ पे, लवण का पहचान, लवण का यहाँ पर पहचान देखिए, पहचान। तो लवण का जो पहचान होता है इसमें ना H होता है और ना ही OH होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है। तो हम पहचान लें कि लवण है। जैसे आपको मिलेगा कि NaCl क्या है, तो लवण है, कैसे कि इसमें ना H लौक रहा है, इसमें ना H दिखाई दे रहा है, ना ही OH दिखाई दे रहा है, ना H दिखाई दे ना OH दिखाई दे, तो उसे NaCl कहेंगे। जैसे बहुत सारा, जैसे H2S, तो जिसमें ना H दिखाई दे ना OH दिखाई दे, तो उसे हम कहेंगे कि लवण है।
जिसमें लास्ट में OH दिखाई दे उसे हम भस्म कहेंगे, जिसमें शुरू में H दिखाई दे उसे हम अम्ल कहेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पर है अम्ल का प्रकार। तो प्रबल अम्ल में जो अम्ल जल में पूरी तरह घुले जैसे प्रबल अम्ल देखिए अम्ल ही है, ये शुरू में H है, शुरू में क्या है H, तो ये अम्ल है, लेकिन ये प्रबल अम्ल है। एग्जाम इसको रट लेना है आपको कि प्रबल अम्ल में 3 गो ही अम्ल आता है, HCl, H2SO4। HCl को बोलते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, HCl जो है HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। H2SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो इसी तरह से सबका नाम है, ठीक है। HCl जो है पेट में पाया जाता है, मनुष्य के पेट यानी आमाशय में पाया जाता है, जो किसी भी भोजन को गलाने में कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हम लोग का दुर्बल अम्ल। दुर्बल यानी कमजोर अम्ल होता है, वह अम्ल जो जल में पूरी तरह नहीं घुलता है। अगर जल में पूरी तरह घुल गया तो उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल यानी कि शक्तिशाली अम्ल होगा, जो HCl, H2SO4, NH3 होगा। लेकिन जो पानी में अच्छी तरह से ना घुले, दिखाई दे घुलने पर, उसे हम कहेंगे दुर्बल अम्ल, जैसे CH3COOH। देखिए यही एक अम्ल है जो शुरू में H दिखाई नहीं देता है, लगता है ये भस्म है लेकिन ये अम्ल है, अपवाद है, इसको याद रख लेना है आप लोगों का, ठीक है। ये अम्ल ही है जो भस्म की तरह दिखाई, यही एक सिर्फ अम्ल है जिसको हम बोल सकते हैं दुर्बल अम्ल। इसको हिंदी में लैक्टिक अम्ल भी बोला जाता है। आगे देखिए आगे जो है आपका सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। सांद्र अम्ल बहुत बार भी एग्जाम्पल है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जबकि जल की मात्रा कम हो। जैसे मान लीजिए ये बीकर यानी पात्र है, इसमें अम्ल का मात्रा जो है बहुत हो लेकिन जल का मात्रा बहुत कम हो, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है, अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। यहाँ पर तनु अम्ल है, इसका जस्ट उल्टा, इसका जो सांद्र अम्ल का जस्ट उल्टा होता है तनु अम्ल, यानी कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, अल्प अर्थात कम होता है, अल्प का मतलब होता है कम। देखिए ध्यान से यहाँ पर सांद्र में अम्ल अधिक है लेकिन तनु में अम्ल कम है, तो इसमें अम्ल कम है तो जल अधिक होगा। तो इसमें जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में, से तनु अम्ल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका। आगे इससे देखेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ पर देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण। तो अम्ल में बहुत कुछ पढ़ लिए, जैसे अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, या नीले को लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल का प्रकार प्रबल अम्ल, उसके बाद दुर्बल अम्ल देखें, उसके बाद सांद्र अम्ल, तनु अम्ल देखें। अब देखना है हमका अम्ल का भौतिक गुण, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलेय होता है, ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है कि अम्ल जो नीला है उसको लाल कर देता है, ये भी पढ़ लिए हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, संक्षारक यानी कि खट्टापन होता है। इनकी क्रिया कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि का नष्ट हो जाता है, यानी कि इसका प्रकृति जो है संक्षारक होता है, यानी कि खट्टा होता है। अगर लकड़ी, कागज, त्वचा यानी शरीर पर अगर धरे तो उसको नष्ट करने में इसका योगदान होता है, ठीक है। जैसे कपड़ा का रंग उड़ाना हो तो नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, जो यहाँ पर दिया है। तो ये 3 गुण है जो भौतिक में आप लोग को याद रख लेना है, कॉपी में नोट करते चलना है ताकि अच्छे से एग्जाम टाइम पढ़ सकें, ठीक है। जितना भी टॉपिक है एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होगा, आप उतार सकते हैं कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़िएगा। अगर जहाँ पर ना समझ है कि कहाँ पर कैसे होगा आप कमेंट करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण। भौतिक गुण देख लिया, अब रासायनिक गुण देखते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी प्रॉपर्टीज यानी गुण होता है, यानी देख लीजिएगा। तो धातु के साथ अभिक्रिया अम्ल विभिन्न धातु जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि क्रिया के हाइड्रोजन के गैस छोड़ते हैं। जैसे कह रहा है कि धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु के साथ जब अम्ल को मिलाया जाएगा तो जैसे कौन कौन सा धातु है, जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम के साथ अगर इसका क्रिया कराया जाएगा अम्ल का तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिया गया है, अम्ल एक धातु, अम्ल के रूप में इसे यहाँ पर देखिए धातु के रूप में Zn लिया गया है और अम्ल के रूप में H2SO4 लिया गया है। तो इसमें बोल रहा है कि जब एक अम्ल, ध्यान देना है, जब एक अम्ल
एक धातु के साथ, धातु की जगह पे दिया है सोडियम ले सकते हैं आप, जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। जब इसको आपस में मिलाइएगा तो इसमें आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर धातु मिला है Zn, यहाँ पर आपका अम्ल मिला है H2SO4। जब इसको आपस में रिएक्शन कराया गया है तो ZnSO4 और लास्ट में आपको H2O मिला है। तो इसको कैसे समझेंगे, ध्यान समझिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर समझने में आसानी होगा। तो Zn आपका धातु है, H2SO4 आपका अम्ल है, आपस में मिल रहा है तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस बाहर की ओर होता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर होता है। इस तरह से सिंबल बना देते हैं, इस तरह से सिंबल ध्यान देना है, एग्जाम में भी रहेगा। अगर ऊपर की ओर तीर के चिन्ह रहेगा, समझना है गैस उड़ रहा है। तो Zn जो है, देखिए यहाँ पर H2 जो है, यहाँ पर H2 बाहर निकल कर आ जाएगा, Zn है जो इसके जगह पर एडजस्ट हो जाएगा, तो ZnSO4 हो जाएगा। जिंक सल्फेट इसको पढ़ सकते हैं, इसको हाइड्रोजन गैस बाहर हो सकता है। तो यही लिखा गया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो पॉप ध्वनि के साथ जलता है, कुछ आवाज निकलता है जलने पर। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए 3 नंबर स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर पॉप टेस्ट क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप ध्वनि निकलता है। तो पॉप क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि पॉप टेस्ट जो है हाइड्रोजन की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये कुछ खास नहीं है, इसको याद रख सकते हैं। अगला है जो हमारा टॉपिक कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अगर धातु कार्बोनेट जो होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि धातु कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3। तो ये दोनों आपस में जब मिलेगा तो क्या होगा, तो यहीं पर देखेंगे क्या लिखा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, ध्यान समझना, इसको कार्बोनेट बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट, ध्यान देना यहाँ पर एक बार और ध्यान देना है, अम्ल जो है कोई भी अम्ल हो, या प्रबल अम्ल हो या दुर्बल अम्ल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अम्ल के साथ अगर धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मिलाया जाए तो अभिक्रिया कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, यानी उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, यानी CO2 बाहर की ओर निकलता है, जो आपको दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए धातु है कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट है, अम्ल के साथ मिला है तो आपका लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी दिया है। अगर धातु अगर बाय हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया गया तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हर हाल में आपको याद रखना है कि जब भी धातु के साथ कार्बोनेट मिलाइए, अम्ल के साथ कार्बोनेट मिलाइए या अम्ल के साथ आप हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाइए, तो हर हाल में कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकल कर आएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को। तो चलिए ध्यान देते हैं, अब रिएक्शन से समझाया गया है, यहाँ पे जूम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया कि CaCO3 और ये अम्ल है और ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी है, जिस आपको इसमें अभिक्रिया कराया गया है तो ये आपको आया है लास्ट में CO2 आया है। तो इस तरह से बहुत सारा होगा, आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक मेरा क्या है। तो अगला टॉपिक जो है मेरा इसमें कि देखिए यहाँ पर जो है कि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, धातु यानी कोई भी धातु हो सकता है। देखिए धातु का पहचान क्या होता है, यहाँ पर 1 मिनट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि धातु कैसे पहचाने कि धातु क्या है। तो धातु जो है इसको तो हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे अच्छे तरह से, लेकिन धातु अगर लास्ट में यम हो तो उसे धातु कहते हैं, लास्ट में यम। जैसे आप जो आँख से देख चुके हैं, जैसे हम सोना देखे हैं, चांदी, टीना, तांबा, ये सब हम लोग शीशा, ये सब देख चुके हैं, तो इसे हम नॉर्मली धातु बोल सकते हैं, जिसको आँख से देखा गया। जैसे हम सोना को देखे हैं, चांदी को देखे हैं, टीना, तांबा, जास्ता, शीशा, इसको हम धातु बोलेंगे। जिसको हम आँख से नहीं देखे हैं तो उसको कैसे बताएं कि ये धातु है, तो उसके लास्ट में यम लगेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए जैसे
धातु की पहचान करना है, किसको पहचान करना है? धातु का। तो धातु की पहचान लास्ट में यम हो, बताएं लास्ट में क्या हो? यम। जैसे सोडियम, जैसे क्या लिख देंगे? सोडियम, सोडियम। इसी तरह लिखेंगे मैग्नीशियम, क्या लिखा? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो जिसका लास्ट में एम आए वो धातु होता है, जिसका लास्ट में एम आए क्या होता है? धातु। और अधातु का पहचान होता है कि जिसके लास्ट में न आए, जिसके लास्ट में न आए उसे अधातु कहते हैं। परिभाषा नहीं, पहचानने का तरीका है। जैसे हाइड्रोजन, तो लास्ट में न आ रहा है, आपका होगा ब्रोमीन, लास्ट में न आ रहा है कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जिसका लास्ट में ना आए वो अधातु होता है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान दे लेना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें कार्य धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसमें बताया कि अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। मतलब धातु है ऑक्साइड और अम्ल है, मतलब कुछ धातु है जो धातु ऑक्साइड मतलब धातु होगा, और धातु ग्रुप में जैसे आप देखिए CaO है, और एक अम्ल है, और एक जो यहाँ पर है धातु ऑक्साइड है, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो Zn एक धातु हुआ तो इसके साथ O जुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको Ca कैल्शियम एक धातु है, इसके साथ O जुड़ा रहेगा। तो जिस धातु के साथ O जुड़ा रहता है उसे धातु ऑक्साइड बोलते हैं। धातु ऑक्साइड को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। जहाँ आप देखिए Ca कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लगाया गया जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। यहाँ पर HCl आपका अम्ल है, दोनों को अभिक्रिया कराया गया है तो CaCl2 और CaCl2 बना है, जो बोल सकते हैं लवण और जल। यहाँ पर जो होगा गलत है, यहाँ पर H2O होगा, ठीक है ना। एगो बनेगा हमारा लवण। बताएं लवण का पहचान में बता चुके हैं कि ना इसमें H लोक रहा है, ना OH दिखाई दे रहा है, ना H दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लवण बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कोई खास नहीं है, चलिए देख लेते हैं। अब अम्ल का उपयोग देखते हैं। अम्ल का उपयोग एंड यूज ऑफ एसिड। अम्ल का उपयोग बहुत सारा है, अम्ल का उपयोग बहुत सारा है। अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए आप जो बैटरी घर में जो पहले आता था बैटरी, जिस पर अपना टीवी उवी चलता था, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो पानी डाला जाता है बैटरी में, पानी का बोतल आता है जिसको हम बैटरी में डालते हैं, तो बोतल में जो पानी होता है वो H2SO4 होता है, उसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलता है, ठीक है। तो उसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। तो सल्फ्यूरिक देखिए अम्ल का प्रयोग पढ़ रहे हैं, अम्ल का उपयोग। तो अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ है देखिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ है? तो H2SO4 इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड यानी बैटरियम में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशो बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका बैटरी में भी प्रयोग होता है, मतलब बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं पानी के रूप में। पेट्रोल में भी उपयोग करते हैं, इसको तेजाब भी बोलते हैं। प्लास्टिक के रूप में भी, प्लास्टिक बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। रेशा बनाने में भी प्रयोग होता है, खाद बनाने में भी प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी के रूप में होता है, पेट्रोल में भी होता है, प्लास्टिक में भी होता है, कृत्रिम रेशा में भी होता है। कृत्रिम रेशा जो मानव द्वारा बनाया गया रेशम का डोरा होता है। उर्वरक यानी खाद में भी होता है। आगे देखेंगे इसको। अगला अम्ल जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो सोना चांदी को शोधन प्रयुक्त करने में, यानी सोना चांदी को शुद्ध करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक यानी खाद में प्रयोग किया जाता है। औषधि यानी दवा में, औषधि जड़ी बूटी में जो बनाया जाता है उसमें नाइट्रिक अम्ल। विस्फोट बम बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, NaHNO3 इसको उपयोग किया जाता है। अगला है कि नोट में क्या दिखाया गया है कि जो नाइट्रिक अम्ल यह है सोर का अम्ल भी कहते हैं, इसका सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि उसे सोरे के NO3 से बनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना आपका नोट। अगला देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर अभी बताया गया है और तीसरा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग। हाइड्रोक्लोरिक का जो सूत्र होता है HCl, ये पेट में भी पाया जाता है, भोजन को गलाने में कार्य करता है। वस्त्र बनाने में, कपड़ा का रंग जो होता है, कपड़ा मान लीजिए कोई रंग लग गया तो उसको उड़ाने में इसका किया जाता है। कलई के पूर्व लोहे की चादर साफ करने में, मतलब कोई भी लोहा में अगर पेंट लगाए तो उसे छुड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल इतना ही था, अम्ल पूरा तरह से खत्म हो गया। अब हम लोगों का भस्म स्टार्ट होगा। भस्म अगला टॉपिक हम लोग का जो है भस्म। अम्ल जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग का भस्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भस्म। तो हम लोग का भस्म पढ़ना है। इसको क्षारक जो है इसको हम भस्म भी बोलते हैं। क्षार को ही हम भस्म कहते हैं और कुछ नहीं है। क्षार को ही हम क्या कहते हैं? भस्म।
तो अम्ल हम लोग का पूरा समाप्त हो गया, अब भस्म स्टार्ट होगा। तो भस्म में हम बताए कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है या तीखा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ध्यान देना है यहाँ पे, अम्ल जो था नीला को लाल करता था, अम्ल जो था अम्ल वो नीला था उसको लाल कर रहा था, लेकिन जो क्षार है क्षार ये लाल को नीला करेगा, ये लाल रहेगा नीला करेगा, उसे हम क्षार या भस्म कहते हैं। जैसे साबुन, याद रखना, जैसे साबुन का स्वाद कड़वा होता है। नीम का दातुन भी आप लिख सकते हैं, नीम का दातुन आप लिख सकते हैं, फिटकेरी भी लिख सकते हैं, जो खाने में कड़वा लगे। चलिए आगे देखते हैं। नोट में क्या लिखा है कि वे क्षार जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, जो क्षार अगर जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं, अगर क्षार नहीं घुले तो उसे भस्म कहते हैं। और तो सभी क्षार क्षारक होता है, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ समझने लायक यहाँ पर टॉपिक है, यानी कह रहा है कि जितना भी क्षार होता है सब जल में घुल जाता है, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ याद रखना, आपको ध्यान देना, नोट जो है आपको नोट कर लेना है। जो क्षार होता है, क्षार को अगर क्षार जल में घुल गया तो उसे भस्म नाम से भी जाना जाता है। भस्म या क्षार एक ही बात है। अब हम क्षार का प्रकार पढ़ेंगे, क्षार का प्रकार बोल सकते हैं या आप भस्म का प्रकार बोल सकते हैं। तो जैसे हम अम्ल का प्रकार पढ़े, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसी तरह से प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें देखिए कि प्रबल क्षार क्या है। प्रबल यानी मजबूत, जो क्षार जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी कि जल में घुलेगा जब ये, तो हाइड्रोक्साइड यानी OH बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। यानी कि वैसा क्षार जो अगर जल में डाले तो उसमें से OH क्षार बाहर की ओर आएगा, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। मतलब पूर्ण रूप से ये पानी में घुल जाएगा और OH आयन देगा। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि भस्म का पहचान ही है कि लास्ट में OH हो, लास्ट में क्या हो। ध्यान देना कि अगर प्रबल अम्ल होगा तो जल में घुलकर H आयन देगा, अगर प्रबल अम्ल होगा तब, लेकिन प्रबल जब भस्म होगा तो OH देगा। कैसी पहचान इसका, OH। चलिए देखते हैं, उदाहरण इसका दिया गया है, लास्ट स्लाइड को देखते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, प्रबल में क्या है कि इसका कहता है कि जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा और आयन के रूप में OH देगा, हाइड्रोक्साइड, जिसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण में KOH, देखिए इसमें लास्ट में OH है, NOH, BOOH। तो लास्ट में जब OH हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल। ठीक है, ये प्रबल क्षार कहते हैं, ये क्षार का पहचान है। अब दुर्बल क्षार देख लेते हैं, दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में क्या दिया है, दुर्बल क्षार जो है वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। जैसे प्रबल अम्ल पढ़े वैसे ही इसमें पढ़ना है। तो सब में तो क्षारे लगा है, यानी कि सबका पहचान OH ही होगा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर दुर्बल क्षार का उदाहरण पूछेगा तो यही दो देना है। प्रबल का पूछेगा तो प्रबल वाला पढ़ा दिए हैं जो आपको देख सकते हैं। अब दोनों का गुण देखेंगे, ठीक है ना। पहले देखेंगे क्षार का यानी भस्म का भौतिक गुण, उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण निम्नलिखित होता है, एक से अधिक हो तो उसे निम्नलिखित ही बोलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि क्षार जल में विलय तथा स्वाद तीखा कड़वा होता है, यानी कि क्षार होता है जो जल में विलय होता है, तो स्वाद तीखा यानी कड़वा होता है। क्षार जो है लाल को नीला करता है, अगर क्षार का स्पर्श करने पर साबुन के समान चिपकने लगता है, मतलब क्षार को जब हाथ से छुएंगे तो साबुन के जैसा हाथ में चिपकने लगता है। अम्ल के समान क्षारक की प्रकृति संक्षारक होती है, मतलब जैसा अम्ल का प्रकृति होता है उसे क्षार की भी प्रकृति होती है, दोनों का प्रकृति समान होता है। प्रकृति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है, प्रवृत्ति जो है प्रबल अम्ल की तुलना में कम होती है, यानी कि जो ये है आपका क्षार जो है प्रबल की तुलना में कम होता है। तो इसका जो आगे का टॉपिक है, जो भी टॉपिक है आगे लेक्चर 2 में बताया जाएगा। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 में आपको बताया जाएगा, लेक्चर 3 भी आएगा। लेक्चर 3 आते आते ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त होगा, जिसके बाद आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इसका लिंक शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। इस पर जल्द ही पूरा सिलेबस ही इस पर स्टार्ट होगा, जो आप पढ़ सकते हैं। मैथ हो गया आपका, हिंदी, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 10 क्लास और 12 क्लास को इस पर अच्छी तरह ढंग से कराया जाएगा, जो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए, धन्यवाद।